गुड इवनिंग सर। क्या खबर है बताइए जरा। क्या किया था लास्ट टाइम हम लोगों ने? कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन किए थे। अच्छा जी। तो अपना आयनिक तो खत्म हो गया था ना, लेकिन हाँ सर, सर, खत्म हो गया। लास्ट लेक्चर में। हाँ, तो अभी नया चैप्टर स्टार्ट करूं या मॉड्यूल डिस्कस करना है? सर नया चैप्टर। ये कौन बोल रहा है नया चैप्टर? मैं सर। कनिष्क जी। तो कनिष्क जी, आपने सॉल्व कर लिया है कि नहीं कर लिया? सर केवीपीवाई के एग्जाम में ना, इसलिए टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? तुम्हारे पास सबसे कम टाइम है, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं? तो कनिष्क, आपका सबसे स्लो काम रहता है। बाकी लोगों ने मॉड्यूल सॉल्व किया क्या आयनिक का? यस। क्या बोलते हैं बाकी लोग? डिस्कस करना चाहिए आज की नया चैप्टर स्टार्ट करूं? सर नया चैप्टर। न्यू चैप्टर, ठीक है। फिर अभी इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिजिकल को यहाँ पर ब्रेक देंगे, बिकॉज एक चैप्टर हमारा का हो गया है। आयनिक जो है आई थिंक सीबीएसई में 12th में आता है। केमिकल तक जो है आपका 11th तक था। तो चलो फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करें, लेकिन आपको इनऑर्गेनिक सेपरेट नोटबुक में लिखना है। समझ आ रहा है? यस सर। नोट सेपरेट बनाइएगा। ये आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया, तो हो ही गया है। थर्ड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वेटेज रखता है। थ्योरेटिकल होता है, न्यूमेरिकल्स नहीं होते, कैलकुलेशन नहीं होता है इसमें। ठीक, तो थोड़ा चीज को बाय हार्ट करनी पड़ती है, बट एक चीज अच्छी है, आप अगर ध्यान से सुनोगे, अगर किसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो, ठीक है, मैंने सुना तो मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा कि आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर लोगों का नेटवर्क इशू होता रहेगा, ध्यान देंगे, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडेक्स बनेंगे पहले हम लोग। आप इंडेक्स कॉपी करिए। इंडेक्स के हिसाब से मैं आपको वेटेज बताऊंगा, और वेटेज बताने के बाद फिर टॉपिक स्टार्ट कर। चैप्टर इज हाइड्रोजन कंपाउंड।
गाइस देखिए, ये सारे सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में. Position of hydrogen in periodic table, then after isotopes of hydrogen, special types of hydrogen, preparation and properties of hydrogen, compounds of hydrogen में properties of hydrides, properties and classification of water, preparation and properties of D2O, preparation and properties of H2O2, right? इनमें से अगर हम देखें तो ऊपर का जो दो पार्ट है ये सिर्फ पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस वगैरह नहीं होंगे ज्यादा. बट जैसे जैसे आप डाउनवर्ड आओगे वेटेज बढ़ता जाएगा, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है H2O2. ठीक है, नीचे की तरफ वेटेज बढ़ रहा है, ऊपर का दो पार्ट जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी है. ठीक है, आप बोल सकते हो रिवीजन ऑफ 10th स्टैंडर्ड का जो भी पार्ट था वो है, काइंड ऑफ दैट. ओके गाइस, चलो कॉपी करो फटाफट से. सर वो 4th पॉइंट प्रिपरेशन है. या प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. थोड़ा थोड़ा आदत डाल दो समझने की राइटिंग को, क्योंकि बहुत सारा लिखना होगा, तो शॉर्ट में आप भी लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए. सर वो 5th पॉइंट कंपोनेंट है कि कंपोजिशन है? कंपाउंड है ना, कंपोनेंट है ना कंपोजिशन है, दैट इज कंपाउंड. डन सर. सबका हो गया? एक मिनट. यस सर. सर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड के बाद क्या लिखा? हाइड्राइड के बाद प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ D2O. हाँ सर समझा.
Done? Yes, sir. चलो अभी लिखना स्टॉप करो और सुनो ध्यान से। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करता है? बोलिए। क्यों गाइस? सर क्या फर्स्ट एंड डिफिकल्ट हो गया लास्ट। बताना। फर्स्ट एंड लास्ट आप नंबर बता सकते हैं? Group 1 and group 1 18. and 17. एक बार जरा महेश्वरी जी आप रिपीट करें, जरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था मेरा, सुन नहीं पाया। Group 1 and 17. बोलिए प्लीज। ग्रुप 1 एंड 17। और कोई बता रहा है कुछ? सर 1 and 18। 1 and 18. 18 इज इट? 18 इज जीरो ग्रुप। कोई जीरो ग्रुप के साथ भी सिमिलरिटी शो कर सकता है? रॉन्ग। टोटल 4 ग्रुप होते हैं। 10th तक आपने सिर्फ 2 पढ़े थे, ठीक, 2 और पढ़ने हैं, 4 हुए, ठीक है। वो 4 कौन से हैं? 2 तो महेश्वरी जी ने, हमारे कनिष्ठ जी ने सही बताए हैं कि फर्स्ट और 7th और 17 बोल सकते हो आप उसको। रेस्ट कौन से नए ग्रुप से वो हम देखें, ठीक है। क्या सिमिलरिटीज है वो नोटिस करना है आपको। टोटल सिमिलरिटी है विद 4 ग्रुप के साथ है, इसमें से फर्स्ट अभी हम जो करने जा रहे हैं, सिमिलरिटी विद ग्रुप 1A। इसमें हम सोडियम वर्सेस हाइड्रोजन करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को। चलो ध्यान से देखना। ग्रुप 1 में सिमिलरिटी बता, एक चीज और आपने नोटिस करनी चाहिए कि हम सिमिलरिटी सिर्फ सोडियम के साथ लेकर करें, जबकि अगर लॉजिकली बात करें तो हमें लिथियम को लेकर के कंपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं लगता हमको? Why we are comparing with sir, sodium लगता है। ion with lithium? लगता है ना? क्या लॉजिक होना चाहिए? कोई लॉजिक होगा इसका?
सर वो लिथियम बहुत छोटा है तो उसका कुछ हो सकता है। अरे छोटे तो बहुत सारे आप लोगों में से भी हैं, क्या करें, इग्नोर कर दें? छोटे होने से नहीं होगा। आपको थोड़ा रिकॉल करिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के टाइम पर मैंने आपको कुछ बताया था। सर हम लोग याद है लिथियम के लिए लिथियम जब हम लोग Z इफेक्ट, हाँ बोलिए बोलिए। सर हम लोग जब भी मतलब फर्स्ट ग्रुप लेते तो तभी भी लिथियम को एक्सेप्शन मानते हैं इसलिए। माय क्वेश्चन इज व्हाई? एक्सेप्शन जैसा कोई वर्ड नहीं होता, एक्सेप्शन इज वेरी मीनिंगफुल, ठीक है ना? इसलिए ऐसे एक्सेप्शन बोल करके एक्सक्यूज मत दो, बचने की कोशिश कर रहे हो ऐसा लग रहा है एक्सेप्शन बोल करके। रीजन तो चाहिए पड़ेगा ना हमको। एक्सेप्शन बोल करके बचने की कोशिश, मैं आपको बताता हूँ, जैसे 10th तक आप कोई टॉपिक पूछते थे, जब किसी टीचर से कोई पॉइंट पूछते थे, उसे नहीं आता था तो वो बोलता था एक्सेप्शन है, आपने मान लिया। बट एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कुछ स्पेशल मीनिंग उसका होगा, तो वो स्पेशल मीनिंग कहाँ है? हमें वो स्पेशल मीनिंग ही तो चाहिए ना। हमें वो मीनिंगफुल टर्म बताना पड़ेगा कि क्या रीजन, क्या लॉजिक है कि वो अलग हो रहा है। केवल बोलने से नहीं चलेगा कि एक्सेप्शन है। अब लॉजिक जरा ध्यान से सुनिए आप। आपने Z इफेक्टिव और ENC कैलकुलेट किया था, याद आ रहा है Yes, sir. गाइस? मैंने ही पढ़ाया था ना पीरियोडिक आपको। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो मैंने कैलकुलेशन करवाया था। अगर आपके पास नोट्स हो तो प्लीज एक बार नोट्स खोलिए ना पीरियोडिक के। है किसी के पास नोट्स? हाँ सर खोल रहा हूँ। फटाफट से खोलो। Z इफेक्टिव और इफेक्टिव म्यूचुअल चार्ज का कैलकुलेशन किया था। हाँ सर सर क्या खोल चाहिए रहा। था? किया था ना? अब जरा बताओ लिथियम के लिए Z इफेक्टिव कितना आया था? 1.3, और बाकी एलिमेंट्स के लिए कितना आया था? 2.2 या 2.7। एक दो वैल्यूज थी क्या? नहीं 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 सॉरी 2.2 सर था। 1.9 क्या कर रहा है भाई? तो कैलकुलेट किया था कि नहीं किया था? सर मैंने वो गलत किया था, उसके ऊपर ओवरराइट किया इसलिए। तुम्हारा गलत करने का ट्रेडिशन जा नहीं रहा है। और सर किसी के पास है क्या? लिथियम का 1.3 था, बाकी सबका 2.2 था। एग्जैक्टली तो यहाँ पर ही नोटिसेबल पॉइंट ये था कि लिथियम को छोड़ के सबका वैल्यू कांस्टेंट था, है कि नहीं? यस सर। तो बस ये इनफ हो जाता है बताने के लिए कि लिथियम अपने आप को ग्रुप से सेपरेट कर रहा है। और ये चीज हमको कहां से प्रूव हो जाती है? जब हम Z इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। और जैसा लिथियम के साथ हुआ है ऐसा ईच एंड एवरी ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा। अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा अपनी Z इफेक्टिव वैल्यूज को अलग कर लेता है। तो जब Z इफेक्टिव अलग हो गई तो बाकी प्रॉपर्टीज तो इंटर रिलेटेड ही है ना। जितनी चीजें उससे कनेक्टेड है वो सब डिफरेंट फॉर्म में चली जाएंगी। इसलिए हमने लिथियम को छोड़ दिया, क्योंकि लिथियम ने तो अपने आप को ही छोड़ दिया। उसने कहा ग्रुप के साथ कांस्टेंट वैल्यू रखे। सही है ना? हाँ सर. यस सर। तो ये बात अभी अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम लोग एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो हम और भी प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे जहां लिथियम अपने आप को ग्रुप से अलग करता जा रहा है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है सेम कॉन्फ़िगरेशन। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा कि नहीं? होगा सर. एक दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो ये कंपाउंड्स लिखे हैं, आप करके देख लीजिए। सोडियम भी +1 और हाइड्रोजन भी +1। फिर देखिए थर्ड, बोथ रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। दोनों क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, हमने आपको प्रोडक्ट बना के दिखा दिया है। बोथ ऑब्टेन एट सेम इलेक्ट्रोड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब अगर हम इन दोनों कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, लुक हियर, NaH and NaC। ये क्या किया है जब यहां कैसे लिखना है? देखिए जरा, अब आप जरा चार्जेस नोटिस करिए। मैंने सबके चार्जेस लिख दिए, Na+H+ और ये दोनों पे Cl- था।
Na प्लस से 0 हो गया, H प्लस से 0 हो गया। प्लस से 0 मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड पर। तो दोनों के दोनों हमें सेम इलेक्ट्रोड पर ऑब्टेन हो रहे हैं, बोथ ऑब्टेन सेम इलेक्ट्रोड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। इज इट? नेक्स्ट आते हैं फॉर्म कैटायन, दोनों ने देखो अपने पॉजिटिव आयंस बनाए हैं। इन द लास्ट इज बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं, आप ध्यान से देखो, तो सोडियम बिकम Na2O, ये हो गया Cu, हाइड्रोजन बिकम H2O, ये हो गया Cu। तो कॉपर +2 से 0 हो रहा है, और इसे 0 कौन कर रहा है? सोडियम भी कर पा रहा है और हाइड्रोजन भी कर पा रहा है, यानी बोथ आर सिमिलर बाय नेचर। एनी डाउट गाइस? No, sir. अभी आप कॉपी करिए और अच्छे से एक एक पॉइंट लिखिएगा। Done, sir. सबका हो गया? सर एक पॉइंट है। लिख लीजिए। डन। किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है किसी को? सर एक मिनट, कहाँ पर हो? लास्ट के 2 पॉइंट्स बाकी है।
देखो इरेज करने के बाद बोलते हो, पहले बोलना चाहिए ना, पूछ रहा हूँ मैं तो। हो गया? हाँ। देखिए जरा डिफरेंसेस। डिसिमिलरिटी विद ग्रुप 1 ए लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ग्रुप 1 ए के सारे एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन कोवैलेंट बनाता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड यानी 1A के सारे ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ऑलरेडी प्रूव किया था, फिर से प्रूव कर देंगे। एटॉमिसिटी, सोडियम या ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट मोनो एटॉमिक है, मतलब सिंगल होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, आप H2 लिखते हो। लार्ज डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 होती है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जो सोडियम से बहुत ज्यादा, अप्रॉक्स 2 टाइम्स है। लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, सोडियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, और हाइड्रोजन इज नोवेयर इन कंपैरिजन टू दैट।
Done, sir. कर लेने दीजिए बाकी लोगों को। Done, sir. सर 1 मिनट। हुआ सबका कॉपी? सर 1 मिनट। हो गया सर।
देखिए जरा, now the similarity with group 7 है, क्लोरीन वर्सेस हाइड्रोजन कर रहे हैं, फ्लोरीन को स्किप किया, रीजन सेम, फर्स्ट एलिमेंट है। both need one electron to become stable, एक ही एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। अगर आपको थोड़ा याद आता हो तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 है, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा स्टेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा 1s2 बन जाएगा। सेम ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का -1 होता है, आगे के कंपाउंड्स में वो पूरी होती है बात। बोथ फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, बोथ आर डायटोमिक Cl2H2, बोथ रिएक्ट विद मेटल्स, देखिए सोडियम के साथ दोनों ने कंबाइन किया है, दोनों एक ही इलेक्ट्रोड पर मिल रहे हैं, आपको माइनस से 0 हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन एट एनोड होता है। ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एनर्जी, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों क्लोज आयनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं। हो गया सर। कर लेने दो बेटा बाकी लोगों को।
डन सर। सबका हो गया भाई? इरेज में Yes, sir. चलिए देखिए 2 पॉइंट ही हैं इसके। डिसिमिलरिटी क्या है? द नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्लोरीन का ऑक्साइड एसिडिक है, हाइड्रोजन का एम्फोटेरिक है। लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ग्रुप से है और हाइड्रोजन इज अगेन नोवेयर। हो गया सर। तो ये तो वो 2 ग्रुप्स हो गए जो आपको पता थे। अब जो आपको नहीं पता वो देखते हैं। ग्रुप 4 कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन। देखिए जरा सिमिलरिटी विद ग्रुप 4। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1। बोथ हैव हाफ फिल्ड वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड, क्यों हाफ फिल्ड? 4 का डबल 8, इसे 4 मिले, जस्ट हाफ है 8 का, इसका ड्यूप्लेट होता है उसका हाफ। एक ही सिमिलरिटी है बट कंसीडरेबल।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ना देखो एक सिमिलरिटी और ग्रुप के साथ सर डिसिमिलैरिटी वाला नहीं है उसमें। नहीं, एक सिमिलरिटी के अलावा सब डिसिमिलरिटी तो है। फिर आप कोई Okay, भी sir. पॉइंट उठाओगे सब डिसिमिलर है। देखिए Okay, sir. सिमिलरिटी विद ग्रुप 5 नाइट्रोजन का देखिए 2s2 2p3 हाफ फिल्ड वैलेंस सब शेल कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन 1s1 सिंगल सिमिलरिटी है, रेस्ट सारी डिसिमिलरिटी। ये 4 ग्रुप हो जाते हैं, इनके साथ हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आइसोटोप्स। कोई बताएगा आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? सर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। Different masses. हाँ, ये भी पॉइंट सही है। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, ये एक पॉइंट तो ठीक है। और कोई पॉइंट हो सकता है? सर सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के टर्म में कुछ बता सकते हैं क्या? Same physical properties, different chemical Chemi- property. एग्जैक्टली नहीं सर केमिकल उल्टा होगा। प्रॉपर्टीज सेम होंगी,
और वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, और जिसका एटॉमिक नंबर सेम है उसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के सेम हो सकते हैं, और ये पॉइंट ही केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3. गुड। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। सर वो दूसरा पॉइंट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है ना? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, बस हमें डिस्कशन कंपैरेटिव करना है, इसलिए हम डिक्रीज और इंक्रीज की बात कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखें, अबंडेंस की बात करें तो 99% प्रोटियम होता है, मोर देन 99%। ठीक है, बट हमें कंपेयर करना है तो हम इसे डिक्रीज बोल रहे हैं। सबसे कम अमाउंट में कौन सा होता है? ट्रिशियम। फिर आती है स्टेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोटियम सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा डिक्रीज करती है। फिर आती है एक्टिविटी। क्या लगता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? ट्रिटियम, बोलिए। हाँ, ट्रिशियम, क्यों? सर वो स्टेबल लेस है इसलिए। ज्यादा स्टेबल नहीं है। और कोई पॉइंट? चलो एक और पॉइंट पहले कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो रेडियो एक्टिव नेचर डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है। ये रिलेटिव डिस्कशन है, बट एक्चुअल में रेडियो एक्टिव कौन है? तो ट्रिशियम रेडियो एक्टिव है। ये दोनों होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, ये तीनों इंक्रीज करती हैं, सबसे ज्यादा ट्रिशियम की होती है। पॉइंट अभी भी बाकी रह गया है, कोई किस बेसिस पे रिएक्टिविटी को हम कंपेयर करें? क्यों गाइस? देखो हाइड्रोजन यानी H के सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं, कि इनफ एग्जांपल हो जाता है, क्रिएटिविटी को हम बोल सकते हैं डिक्रीज। H के ही कंपाउंड्स होते हैं, T के कंपाउंड्स आपने नहीं पढ़े हैं। करीनो, इट्स मी ओनली।
सर वो फिफ्थ के फर्स्ट में क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। गाइस हो गया कॉपी? Yes, sir. कर दो ना। थर्ड हेडिंग है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। कॉपी करिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनके बारे में आपने इससे पहले सुना है, पढ़ा है कुछ? नहीं सर। ठीक है।
सर सेकंड कौन सा है? ऑक्लूडेड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साइनरी में। किसी को नेसेंट का मीनिंग पता है क्या होता है? ठीक है, नेसेंट का मीनिंग क्या होता है? सर सिंगल मोनो एटॉमिक। और कुछ? और कुछ? चलो, नेसेंट का गैशियस। मतलब न्यूली बॉर्न, ऐसा जो नया बना हो। अभी लिखने की जरूरत नहीं, इसको जरा समझना अच्छे से, है ना। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ मोर रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये बात बोल तो दिया, बट कैसे होगा ये हमें प्रूव भी करना पड़ेगा। बिफोर दैट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कैसे बनता होगा, क्या लगता है कैसे प्रिपेयर करते होंगे हम इसको। न्यूली बॉर्न बोल दिया, न्यूली बॉर्न बनेगा कैसे? मैं आपको इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन बताता हूँ। रिएक्शन बहुत कॉमन है, आपको याद आ जाएगी, बस समझ लीजिए अच्छे से, तो याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ये रिएक्शन नोन है हमारे लिए कि नहीं? यस सर। हाँ क्या सर। प्रोडक्ट्स? ZnSO4 plus H2। बस यही आपको जानना है कि H2 नहीं बनता है, ये बनता है टू एटम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन व्हिच टर्न्स टू H2। अब आप बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? H2। H2। तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? 2H। 2H। ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 2H। 2। ये लिखा हुआ है। बात समझ में आई? यस। यस सर। अब इस बात को हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, आप लैब में भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक्सपेरिमेंट जरा।
तो देखिए एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए कि MnO4 प्लस H2SO4 हम एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लेते हैं। कलर पता है किसी को पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है? क्यों गाइस? Pink. पर्पल कलर। Oh. हमने एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लिया टेस्ट ट्यूब में और उसमें मॉलिक्यूलर गैस यानी H2 को पास कर दिया। नो चेंज इज ऑब्जर्व, कुछ नहीं हुआ। बट व्हेन वी पास नेसेंट हाइड्रोजन दिस पर्पल कलर डिस्चार्ज सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। और जब ये किया तो सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। तो अगर कलर डिसअपियर हुआ है तो डेफिनेटली रिएक्शन हुई होगी। अब क्या रिएक्शन हुई देखते हैं। तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, राइट। तो हमसे पहले पूछा जाता है कि कलर के लिए रीजन कौन है, तो Mn का +7। कलरलेस के लिए रीजन कौन है, Mn +2। अब आप जरा ध्यान से देखिए, +7 से +2 हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? reduce रिड्यूस। तो इसका ये रिडक्शन किसने किया, नेसेंट हाइड्रोजन ने। तो सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों प्रूव हो जाता है। इज इट क्लियर गाइस? yes sir आगे सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। दिस इज एसिडिक डाइक्रोमेट। इसका कलर ऑरेंज होता है। हमने टेस्ट ट्यूब में ही लिया, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पास किया, नो चेंज। जब नेसेंट हाइड्रोजन पास किया तो सॉल्यूशन बिकम ग्रीन। अब अगर कलर चेंज हुआ है तो डेफिनेटली रिएक्शन हुई है। रिएक्शन हमने जब स्टडी किया रिएक्शन को तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर से वेरीफाई कर लें, लेफ्ट साइड पे क्रोमियम 6 है, साइड पे क्रोमियम 3 है, तो +6 से +3 हुआ है। तो और रिडक्शन किसकी वजह से हुआ है, नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से। समझ में आ रहा है? फिर एक्सपेरिमेंट देखते हैं। HCl3 हमने इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डाला, कुछ नहीं हुआ। नेसेंट हाइड्रोजन डाला तो कलरलेस हो गया। इनिशियली ये येलो कलर का था, तो कलरलेस होकर के क्या बना होगा, FeCl2 + HCl। गाइस तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आए आपको? yes sir
सर सर थर्ड रिएक्शन में FeCl3 येलो से FeCl2 का कौन सा कलर होगा? क्या लिखा हुआ है ब्लू मार्कर से? सर थर्ड रिएक्शन में नहीं लिखा है कुछ भी। अच्छा लिखा है Colorless. कलरलेस। खोलो जरा, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा ही रहता है। Done, sir. सर मुझे एक डाउट था इसमें। बोलिए। सर मतलब तो ये डिफरेंस क्या है एग्जैक्ट, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में? हमने प्रिपरेशन और ये तो देख लिया डिफरेंसेस, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन और डिफरेंसेस देख लिया, फिर भी आप डिफरेंस पूछ रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। नहीं सर, मैं मतलब एटॉमिक लेवल पे पूछ रहा हूँ क्या डिफरेंस है वैसे नहीं कि कोई नहीं, हाइड्रोजन का डिफरेंट फॉर्म है बस। नहीं सर, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप एक नहीं आइसोटोप नहीं एक रहता है डेफिनेशन की, उसमें मास अलग रहता है, तो इसमें कुछ वैसे डिफरेंस रहता है? आप देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है हमने ब्रैकेट में, नेसेंट हाइड्रोजन क्या है? यस सर, न्यूली बॉर्न है। बस इनिशियल स्टेज ऑफ हाइड्रोजन है, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर। मैं इरेज कर दूं? Yes, sir. ठीक। 2 मिनट के बाद कॉपी करिएगा, बहुत सारे टर्म्स नए हैं इसमें आपके लिए।
देखिए जरा, आपने शायद कुछ टर्म्स नहीं सुने होंगे, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे आप। आपने जॉब्शन सुना है? जॉब्शन, SORBTION। क्यों गाइस? हाँ कि ना? नहीं सर। ठीक है। आपको एब्जॉर्प्शन पता है? हाँ हाँ सर। आपको एडजॉर्प्शन पता है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ तीनों चीजें। ठीक है, पहले तो जो आपको पता है वो भी आपको नहीं पता है, ये बात पक्की है, क्योंकि अगर आपको एब्जॉर्प्शन नहीं पता तो आपको एब्जॉर्प्शन भी नहीं पता, आपके लिए इसका मीनिंग एक ही रहता होगा। पूछूं मैं, एब्जॉर्प्शन बताएंगे क्या होता है? बोलिए, क्या होता है एब्जॉर्प्शन? किसी चीज को सोख लेना। वही मुझे लगा था, यही बता पाएंगे। चलो मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ दोनों चीजों में। पहले डिफरेंस बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये तो हालांकि पूरा एक चैप्टर है, आगे चल के आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, बट अभी तो हमको टर्म के बारे में आइडिया रखना ही है। यहाँ दो टर्म लिखे हैं मैंने, देखो एडी और एबी, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, एक में डी आ रहा है और एक में बी आ रहा है। ठीक है, एडी एंड एबी। जहां बी आ रहा है वहां बी को पकड़ करके मैं नीचे लिख दे रहा हूं बल्क। ठीक, और यहाँ लिख रहा हूं मैं सरफेस। तो डिफरेंस जरा क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। मेरे पास एक कॉटन का पीस है, पीस ऑफ कॉटन है, जिसके ऊपर मैं एक ब्लू इंक डालता हूं। आप मुझे बताओ कि कॉटन का कौन सा पार्ट कलर होगा, ऊपर का, नीचे का, अंदर का, बाहर का? ऊपर का। सिर्फ ऊपर का? सिर्फ सर ऊपर का? जहाँ जहाँ पे सर होगा बीच वो में सब भी। होगा। सब कंप्लीट, पूरी तरीके से। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास एक वुडन टेबल है जिसके ऊपर मैं ब्लू इंक डाल देता हूँ। अब आप बताओ कि कौन कौन सा पार्ट पर कलर का इफेक्ट आएगा, ऊपर, नीचे, अंदर? सर जिधर सिर्फ डाला ऊपर। उधर ही। सिर्फ ऊपर। सरफेस पे ही आया ना? हाँ सर ऊपर ही। बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखो अब जरा, AB एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना, जहां पर ईच एंड एवरी पार्ट के ऊपर इंपैक्ट आ जाए कलर का, दैट इज एब्जॉर्प्शन। जहां सिर्फ सरफेस के ऊपर आए उसे क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा। ठीक, अभी कुछ लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, थोड़ी देर के बाद बोलेंगे सर आपने क्या बोला था, मैंने ध्यान नहीं दिया। प्लीज जरा ध्यान से सुन लो। ये दोनों चीजें जब साथ में होती हैं तब हम क्या बोलते हैं? SORBTION, जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? ऑप्शन। तीनों चीजें रिलेट हो पाई? ठीक, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि अगर आप नहाते हैं, दैट आई डोंट नो, सपोज आप नहाते हैं, तो क्या होता है, जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन? मतलब एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन, AB या AD? एडी। एडी। दोनों। दोनों? एडसॉर्प्शन। नहीं सर एड्स ऑप्शन। इसीलिए पूछा था मैंने। अगर दोनों होता तो फिर जैसे कपड़े धोने के बाद ऐसे निचोड़ना पड़ता है ना, ऐसे आप लोगों को भी जब नहाने गए थे तब 45 kg के नहा के निकले तो 70 kg के। अगर एब्जॉर्प्शन होता तो यही होता। टॉम एंड जेरी देखा है ना, वो पानी में गिर जाता है फिर उसको निचोड़ते हैं ऐसे, तो वही हालत हो जाती है। तो सिर्फ क्या होगा? AD, एडजॉर्प्शन। आप अगर नेल सरफेस। पेंट लगाते हैं, तनिष्क जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर। अगर आप नेल पेंट लगाते हैं, मतलब आप, मतलब नॉट यू, अगर नेल पेंट यूज करते हैं तो क्या होता है? AD एडजॉर्प्शन या AB एब्जॉर्प्शन? एडी। एड्स ऑप्शन एडी। तो अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है हमको AD और AB के बीच में? हाँ सर। ठीक है, तो अभी हमारा डिस्कशन का जो पार्ट है वो AD है, एडजॉर्प्शन है, हम AB के बारे में बात नहीं कर रहे। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में, मैं पढ़ देता हूँ। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर सरफेस ऑफ हेवी मेटल। मेटल की सरफेस के ऊपर हम हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कराते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑक्लूजन। राइट, अब दो पॉइंट है।
एक तो डेफिनेशन में जो बता दिया वही एक पॉइंट है, दूसरा ये कि हम कर क्यों रहे हैं। तनिष्क जी ऐसा सोच रहे होंगे हम कि हम क्यों कर रहे हैं, सोच हाँ रहे हैं कि नहीं सर, सोच रहे हैं? हाँ सर। तो क्या सोच पाए आप? सर कुछ हाइड्रोजन का अलग फॉर्म मिलेगा, कुछ करता होगा ऐसा हेल्प। मैं आपको रीजन समझाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, अभी तो चैप्टर क्योंकि स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली कैसा होता है ना, हाइड्रोजन का यूज इज वेरी कॉमन, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन इज ऑल्सो वेरी सस्ता। यूज कॉमन है, प्रिपरेशन सस्ता है, पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी मच एक्सपेंसिव। ये पॉइंट याद रखिएगा, आगे तो मैं दिखाने ही वाला हूँ आपको। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हमको हाइड्रोजन कहीं पे ले जाना है तो हम कैसे ले जाएं? अब आप बोलोगे क्यों, सिलेंडर में भर के ले जा सकते हैं, बट हाइड्रोजन, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लिया शायद, पढ़ा है ना? यस सर। तो आपको वहां पे बताया गया होगा कि हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, याद आ रहा है? हाँ यस सर। सर, एनर्जी बस बहुत लगेगा। बहुत एनर्जी लगेगी, तो हाइड्रोजन का लिक्विफिकेशन नहीं हो पाता, अगर लिक्विफिकेशन नहीं हुआ तो आप फिलिंग नहीं कर पाएंगे सिलेंडर। तो हमने एक सब्स्टिट्यूट क्या निकाला कि हम मेटल को लाएंगे, मेटल के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन एडसॉर्ब हो जाएगा, ऑक्लूजन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडसॉर्ब हो जाएगा, और जब आपको चाहिए पड़ेगा तो आप हीट कर दोगे, तो ये यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व मतलब रिवर्स ऑफ एडसॉर्ब। समझ में आई बात? यस सर। अब हमसे क्या क्या पूछा गया, आप कह रहे थे कि आपने इसके बारे में कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसके बारे में पढ़ा है, पर आपने बराबर से नहीं पढ़ा। हमने 10th तक कैसे पढ़ के रखा हुआ है कि अगर एरो के ऊपर कोई चीज लिखी है तो वो क्या है, आप टीचर से पूछोगे कैटलिस्ट, यही ना? Yes. यस बताना जरा, सर। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है कि नहीं? वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता था, gives घी। हाँ सर। हाँ कि ना? हाँ सर पढ़ा है। Yes. ये भी आप निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम यूज करते हैं, अल्कीन पे पास के अल्केन बन गया। फिर आपने पूछा होगा या आपको बताया होगा कि ये जो एरो के ऊपर लिखा है ये क्या है, कैटलिस्ट, ऐसे ही पढ़ा है हाँ ना? सर कैटलिस्ट। नहीं है ये कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट थोड़ी ना है, ये है हाइड्रोजनेटिंग एजेंट। क्या है? हाइड्रोजनेटिंग एजेंट। Hydrogenating. अब हाइड्रोजनेटिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम हाइड्रोजन तो इसी के ऊपर ऑक्लूड करके लाते हैं ना, तो इट्स अ मीडियम फॉर हाइड्रोजन। हमने इसके ऊपर हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराया, जहां चाहिए था वहां पे हीट कर दिया, तो इसने हाइड्रोजन फ्री कर दिया। लॉजिक समझ में आया अभी? हाँ सर। अब फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बेस्ट मेटल कौन सा है, सबसे अच्छा मेटल केमिस्ट्री में कौन सा है जो हाइड्रोजन रेडी करके यूज करे? अच्छा मेटल है पैलेडियम, पीडी। कौन सा? पैलेडियम। तो यहाँ पे देखो मैंने सीक्वेंस लिखा है, सबसे अच्छा पीडी है, उसके बाद टी है, फिर गोल्ड है, फिर निकल। अब गोल्ड तो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पीवीडी एक्सपेंस होता है, तो हम निकल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब एक और चीज, आपने कभी कोलॉइडल के बारे में सुना है? हाँ सर। क्या होता है कोलॉइडल? बोलिए। नहीं पता है आपको? कोलॉइडल जो होता है वो पार्टिकल साइज रेंज होता है, ठीक है, छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं मेटल को, और साइज क्या होता है 10 to 10,000 एंगस्ट्रॉम, इतना छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है पैलेडियम से ज्यादा अच्छा होता है कोलॉइडल पैलेडियम, और कितना अच्छा, एकदम अनबिलीवेबल टाइप का, 2050 टाइम्स मोर इफेक्टिव। समझ में आया? इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कोलॉइडल। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कोलॉइडल से रिलेटेड, जो आपको थोड़ा सा आपकी कॉमेंट में यूज होते हुए दिखाई देंगी। आपको पता है जो हम लोग कफ सिरप पीते हैं, ये भी कोलॉइडल भी आपको पढ़ना ही है डिटेल में। कफ सिरप पीते हैं, कितने ml कफ सिरप पीते हैं हम लोग? पीते हैं ना, सबको पता है ना सिरप के बारे में? 5 to 10। हाँ सर 5 ml 5 to। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप 10 ml वाला जो पार्ट होता है उसमें अगर आप पानी डाल दें, मेडिसिन की जगह पानी भर दें और उसको पिए,
तो क्या वो पानी आपके गले के अंदर, पेट के अंदर कहाँ तक पहुंचेगा बताइए? सर गले तक भी नहीं पहुंचेगा। हाँ, कहाँ तक पहुंचेगा? सर गले तक भी नहीं पहुंचेगा। कहीं नहीं पहुंचेगा वो। तो भाई जब वो कहीं पहुंचता ही नहीं है, तो आप ये मुझे बता दो कि मेडिसिन कैसे अंदर तक जाती होगी, इफेक्ट कैसे मेडिसिन का आएगा? थिक होता है जब पानी कहीं गया नहीं तो मेडिसिन भी कहीं नहीं जाती है। हाँ, सर, थिक होता है थोड़ा। क्या कह रहे हैं? सर थिक होता है ना उससे। क्या होता है? थिक। थिक 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 होता है वो, थिक। अच्छा, थिक होता है, तो थिक होने से क्या होगा? पहुंच जाएगा अंदर तक? हम्म। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ। नॉर्मली जब कभी भी हम कफ सिरप पीते हैं, तो जो भी हमारे आसपास हमसे बड़ा होता है, पेरेंट्स या जो भी, वो हमको बोलते हैं पहले बॉटल को शेक कर, बोलते हैं दवा हाँ हाँ निकालने से सर। पहले यस बॉटल सर। शेक कर लो। कभी आपने पूछा या सोचा क्यों? सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैठ जाते हैं नीचे। तुमने कभी नोटिस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैठ जाते हैं? नहीं। नहीं सर। बस ऐसा कुछ भी बोल दिया। भाई हर बात के पीछे एक रीजन होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो मेडिसिन आती थी ना, वो प्रेसिपिटाइज हो जाती थी। आप देखो कुछ दवाइयां ऐसी जरूर होंगी जिन्हें रख दोगे तो थोड़े टाइम के बाद मेडिसिन अलग और सोल्यूशन सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग हो जाए। देख सकते हो कुछ कुछ मेडिसिन में होता है, बट उन मेडिसिन की इफेक्टिविटी कम होती है। तो अब जितनी भी मेडिसिन आती हैं वो सब कोलोइडल होती है। समझ में आ गया? कोलोइडल होती है। कोलोइडल क्यों बनाई हमने? इस साइज की हम बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन हमेशा यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पर 2 लेयर्स कभी नहीं दिखेंगी। आप नोटिस कर लें आपके घर में कब सिरप होगा। ठीक? हमने आपसे पूछा था कि ये कहाँ जाती है जब आपको फील ही नहीं आया, तो भाई ये टंग से लेकर के गले के बीच में ही सब की सब क्या हो जा रही है? एडजॉर्ब एंड एब्जॉर्ब दोनों हो रही है। यानी कि कंप्लीटली क्या हो रहा है? ऑप्शन। इसलिए डायरेक्ट क्या होता है? ब्लड में मिक्स हो जाती है, पेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने पार्टिकल साइज को इस रेंज का बना दिया। इज इट क्लियर? यस। एक और छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप समझ पाओ शायद। एक शुगर क्यूब है और एक पाउडर शुगर है। बताओ कौन जल्दी से सेल्युबल होगा? वाटर। पाउडर पाउडर्ड शुगर। शुगर। पाउडर। रीजन? रीजन सर साइंटिफिक सरफेस होना एरिया चाहिए। सर सरफेस एरिया वही। ज्यादा होता है। That's it. बस सारी बातें क्लियर हो गई सरफेस एरिया रिलेटेड। हाँ सर। यस। अभी छापो। सर उधर कोलॉइडल सॉल्यूशन के पास 10 to 10,000 क्या लिखा है? एंगस्ट्रॉम बेटा यूनिट है। ओके ओके। सर कोलोडियल पैलेडियम पैलेडियम के बाद क्या है? पैलेडियम ओनली। और उसके बाद
platinum, platinum PT, guys, क्या कॉपी? एक मिनट। Yes. ठीक है, तो आपको मॉड्यूल मिल जाता है तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए, इसके आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं। ठीक है, Okay, sir. चलिए गाइस, गुड बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय।